हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 में दिया गया है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का जो पीडीएफ फाइल है वो चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेसन्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4। तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। जो अल्टीमेट नेम है वो इंडिया का, वो एज ए भारत इसको कहा गया है। तो जो इंडिया है इसका इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन है, तो भारत इज अल्टीमेट। तो इसी रीजन से इसको भारत वर्ड बाद में आया है, तो इट मीन्स इंडिया को भारत का के नाम से जाना जाएगा। और ए यूनियन ऑफ स्टेट का, ये यूनियन ऑफ स्टेट की कॉम्बिनेशन होगा। देखते हैं, जैसे यूनियन है उसके नीचे स्टेट हैं, फिर यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर इंडिया का एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। एट प्रेजेंट जो 28 स्टेट हैं इंडिया में, जो इस यूनियन में शामिल हैं, इंडियन यूनियन में शामिल हैं, और उसके बाद 9 यूनियन टेरिटरी इस यूनियन की लिस्ट में आते हैं। तो जो लिस्ट ऑफ है यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी की, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल है उसके साथ अटैच है। उसमें ये एंट्री, जब भी कोई नई यूनियन टेरिटरी बनती है या नया स्टेट बनता है, तो उसकी अमेंडमेंट करके उस फर्स्ट शेड्यूल में उस स्टेट या टेरिटरी का नाम ऐड कर दिया जाता है। जैसे लास्ट जो स्टेट थी वो तेलंगाना थी, जिसको शेड्यूल में ऐड किया गया था फर्स्ट शेड्यूल में। तो उसके बाद 28 स्टेट इंडिया में हो गई थी। और जो लास्ट यूनियन टेरिटरी थी उसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को ऐड किया गया था। इससे पहले टोटल 7 यूनियन टेरिटरी थी। जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख को ऐड करने के बाद ये टोटल 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस स्टेट था, उसको ख़त्म करने के बाद, सेक्शन 370 को ख़त्म करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या वेदर इंडिया इज ए फेडरेशन और नॉट, इंडिया फेडरेशन है या नहीं है। तो एक कंट्रोवर्सी है, कंसीडरेबल कंट्रोवर्सी है कि इंडिया फेडरेशन है या नहीं है। कुछ राइटर इसे इंडिया को कज़ाई फेडरल भी कहते हैं। इसमें फेडरल के भी कुछ फीचर्स हैं, और इसमें कुछ फीचर ऐसे हैं जो इसको फेडरल के स्ट्रक्चर से अलग करते हैं। फेडरेशन का मतलब जो आपस में कुछ लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको आप एक जनरल टर्म में आप एक फेडरेशन कहते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन का वर्ड कहीं भी यूज नहीं है, रेदर जो वर्ड यूज है वो है यूनियन का वर्ड यूज है। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने जो वर्ड है यूनियन उसको अडॉप्ट करने के पीछे 2 बेसिक जो प्रिंसिपल थे या रीजन थे वो दिए थे। भी इंडिया एक फेडरेशन वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया, क्यों इसे एक यूनियन वर्ड यूज किया गया। तो उसका पहला जो रीजन था, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द यूनिट इट कॉन्स्टिट्यूटेड। सबसे पहले इंडिया की जो फेडरेशन है, इसमें जो एग्रीमेंट्स हैं या यूनिट हैं जिसे हम स्टेट्स बोलते हैं, वो स्टेट का किसी भी प्रकार का यूनियन के या फेडरेशन के या सेंटर के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो इसीलिए इसे यूनियन का नाम दिया गया। सेकंड जो था, वो इसका जो रीज़न था मेन यूनियन करने का, जो कंपोनेंट यूनियन में ऐड हो गए वो बाद में उनको फ्रीडम नहीं है भी वो यूनियन को छोड़ सकें। जो भी स्टेट यूनियन में ऐड हो गए उनके पास ऐसा कोई फ्रीडम नहीं है कि वो यूनियन को छोड़ सके। तो इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो पर्पस था वो बिल्कुल क्लियर था, भी इसे फेडरेशन तो नहीं कहा जाएगा। क्योंकि फेडरेशन में अगर ये फीचर नहीं होते, तो जैसे अमेरिका में है तो वहाँ पे स्टेट का अलग एक प्रोसीजर है और अमेरिका का जो सेंट्रल है उसका एक अलग स्टेटस है।
तो दोनों के बीच में आगे जाके फ्यूचर में ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, फ्यूचर में ऐसा कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो इसीलिए इसको फेडरेशन की बजाय यूनियन का जो नाम दिया गया है। आल्दो इसमें जो फीचर्स हैं वो फीचर हैं फेडरेशन के जैसे ही फीचर होते हैं। तो क्लियरली क्या है, कहा गया है कि यूनियन ऑफ इंडिया इज ए फेडरल यूनियन। तो हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये फेडरल यूनियन है, सिर्फ फेडरेशन नहीं है, फेडरल यूनियन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर है जो सेंटर और स्टेट के बीच में। इट मीन्स ये जो पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मीन्स हर स्टेट जो इसके साथ यूनियन के साथ अटैच है उसका एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस भी है, और वो सेंटर के साथ भी उसकी यूनियन है। जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी है तो सेंटर उसके ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेता है, तो स्टेट के पास भी अपनी खुद की लेजिस्लेशन पावर है। कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो स्टेट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से, उसमें स्टेट अपनी लेजिस्लेशन फ्रेम कर सकती है। जो 3 तरह की लिस्ट दी गई है लेजिस्लेशन के लिए, उसमें स्टेट और सेंटर अलग अलग अपना रोल प्ले कर सकती है। तो यूनियन ऑफ इंडिया इज ए फेडरेशन यूनियन। तो इसका जो रेफरेंस है वो हम ले सकते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस के लिए, एडवाइजरी ओपिनियन के लिए एक रेफरेंस दिया था, जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने 30/9/1964 को सुप्रीम कोर्ट ने वो रेफरेंस डिसाइड किया था। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने उस टाइम पे जो एडवाइजरी ओपिनियन मांगा था वो 5 क्वेश्चन थे रिलेटिंग टू पावर ऑफ लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी। यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया था यूपी की जो लेजिस्लेशन है और जुडिशरी के बीच में, हाई कोर्ट के बीच में डिस्प्यूट हुआ था। तो उस डिस्प्यूट इतना ज़्यादा हाइपर लेवल पे चला गया था कि प्रेसिडेंट को इंटरवीन करके सुप्रीम कोर्ट की थी जो एडवाइजरी ओपिनियन कि कौन सी पावर सुप्रीम है, वेदर इज अ जुडिशरी, वेदर इट इज अ लेजिस्लेशन, क्योंकि इसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को लेके जो मैटर था वो कोर्ट में चला गया था। क्या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लेजिस्लेशन के पास है, क्या लेजिस्लेशन उसमें कन्विक्शन कर सकती है, क्या जुडिशरी उस पर अपना कोई इंटरफेरेंस कर सकती है। तो इस क्वेश्चन को लेके, इन सब क्वेश्चन को लेके प्रेसिडेंट ने रेफरेंस किया था। तो उन रेफरेंस को डिसाइड करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया था कि इंडिया इज ए फेडरल वन and essential characteristic of federalism is that the distribution of a limited execution, legislative and judiciary authority among the bodies which are coordinate with and independent of each other. It means जो distribution of power है वो limited है, legislation की अपनी लिमिट है, executive की अपनी लिमिट है, judiciary authority की अपनी लिमिट है, बट वो आपस में एक उनका कोऑर्डिनेशन भी है और आपस में वो इंडिपेंडेंट भी हैं। तो ये फेडरलिज्म का जो मेन एसेंशियल करैक्टर है। उसके बाद आर्टिकल 1 क्लॉज 3 कहती है टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ ए। टेरिटरी में क्या शामिल होगा? टेरिटरी में शामिल होगा टेरिटरी ऑफ द स्टेट। जो स्टेट है उसकी जो टेरिटरी है वो टेरिटरी माना जाएगा इंडिया की। यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द लिस्ट, स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी जो टेरिटरीज हैं उसको भी टेरिटरी की डेफिनेशन में माना जाएगा। सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। और जो दूसरी टेरिटरी हैं जो इंडिया एक्वायर करता है फॉर द, अगर किसी भी समय पे कोई टेरिटरी इंडिया एक्वायर करता है तो उसको भी टेरिटरी की डेफिनेशन में माना जाएगा। अगर उसको लेके पार्लियामेंट है वो एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू, प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के थ्रू उसको एक्विजिशन करती है। तो हम देखते हैं मीनिंग ऑफ जो एक्सप्रेशन है टेरिटरी, उसका क्या मीनिंग है। तो ये केस था एन मस्तान साहिब वर्सेस चीफ कमिश्नर पौंडीचेरी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 8/12/1961 को डिसाइड किया था। और ये AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 797 पे रिपोर्ट हुआ था। इसके अनुसार जो एक्सप्रेशन है टेरिटरी, वो मीन्स है अगर वो टेरिटरी है वो डेफिनेशन में आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में फॉलो करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ही उसे एग्जैक्ट टेरिटरी माना जाएगा।
ये जो केस था ये शुरू हुआ था जब पौंडीचेरी को स्टेट की एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी नहीं बना था। तो उस टाइम पे कुछ पटिशनर थे जिन्होंने पौंडीचेरी स्टेट ट्रांसपोर्ट में अपने परमिट के लिए अप्लाई किया, और उनको परमिट को लेके जब डिस्प्यूट हुआ तो वो कोर्ट में चले गए। तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्शन लिया गया कि क्योंकि पौंडीचेरी इज नॉट ए लीगली टेरिटरी ऑफ इंडिया इन दैट टाइम, तो इसीलिए कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो इसी को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली हेल्ड किया कि टेरिटरी उसी को माना जाएगा जो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के अंतर्गत आती है। टेरिटरी विच में बी एक्वायर्ड, एनी टेरिटरी विच एट एनी टाइम बी एक्वायर्ड बाय इंडिया बाय परचेज, ट्रीटी, सेशन और कंक्वेस्ट will be form a part of the territory of India. These will be administrated by the government of India. It means जो टेरिटरी है वो इंडिया ने एक्वायर किया, चाहे वो परचेज किया है, किसी ट्रीटी के अंतर्गत किसी से ली है, किसी का सेशन हुआ है, या कंक्वेस्ट के थ्रू वो टेरिटरी इंडिया की में ली गई हैं, वो इंडिया का पार्ट ही माना जाएगा। बट उसमें वो प्रॉपरली एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिस्ट में ऐड होनी चाहिए। अभी ये जो एग्जाम्पल हम लेंगे तो वो है फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी, जिसमें करिकुला माए एंड यनाम जो टेरिटरी थी पौंडीचेरी की थी वो सीडेड टू इंडिया बाय फ्रेंच गवर्नमेंट इन 1954। वो 1954 में जो सेटलमेंट थी, फ्रेंच सेटलमेंट थी जो उस टाइम पे, तो उस फ्रेंच सेटलमेंट को टिल 1962 तक एज ए एक्वायर्ड टेरिटरी के नाम से ही एडमिनिस्ट्रेट की गई, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस थे कि इंडियन लेजिस्लेशन को वो एज अपने शेड्यूल में अमेंडमेंट नहीं कर पाए। कुछ रेक्टिफिकेशन के बाद, वहाँ पे कुछ इलेक्शन के बाद जो टेरिटरी थी वो फ्रेंच सेटलमेंट थी, वो कॉन्स्टिट्यूट हुई यूनियन टेरिटरी में दिसंबर 1964 में। तो वो इट वाज ए डिक्लेयर एज यूनियन टेरिटरी ओनली आफ्टर डी जुरे। डी जुरे मीन्स एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के, राइटफुल लेजिस्लेशन के थ्रू वो यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में शामिल हुई, जिससे बाद जो शेड्यूल है उसको अमेंड करके यूनियन टेरिटरी की पौंडीचेरी की उसमें एंट्री की गई। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं मस्तान सिंह साहिब वर्सेस चीफ कमिश्नर का जो केस है मैं पहले बता चुका हूँ। ये जुरिस्डिक्शन को कोर्ट को लेके इसका जो क्वेश्चन अराइज हुआ था कि पौंडीचेरी है वो डी जूरी एक्वायर्ड नहीं हुई है अंटिल 1962 तक। तो सिंस द केस डिसाइडेड बिफोर द डी जूरी एक्विजिशन 1962, तो मैटर वाज बिफोर द कोर्ट वेयर इन द पिटिशनर वाज चैलेंज्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग ए रूट परमिट टू हिम। Court held that a foreign territory would not come under Article 1 Clause 3 until there is a legal transfer of territory to India so as to constitute acquisition in international law. एक्विजिशन को वही एक्विजिशन करेक्ट माना जाएगा जो एक्विजिशन एज पर इंटरनेशनल लॉ के डेफिनेशन के अनुसार आती है, और कोई भी फॉरेन टेरिटरी जब तक उसे आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के अंतर्गत लीगली ट्रांसफर नहीं किया जाता तो वो उसको एक्चुअली टेरिटरी की इंडियन टेरिटरी की डेफिनेशन में नहीं माना जा सकता। उसके बाद आता है आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। Parliament may by law admit into the union or establish new state on such terms as condition as it think fit. पार्लियामेंट के पास ये पावर है लॉ के थ्रू किसी भी स्टेट को उसकी अपनी टर्म से जो पार्लियामेंट चाहेगी उसकी अपनी कंडीशन के ऊपर किसी स्टेट को यूनियन में शामिल कर सकती है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है। दिस आर्टिकल स्टेट दैट द पार्लियामेंट इज empowered टू एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट विद द डिस्क्रिशनरी पावर टू इम्पोज सच कंडीशन विच इट थिंक फिट। कोई भी कंडीशन है जब वो यूनियन में उस स्टेट को शामिल कर रही है तो उसके लिए वो कोई भी कंडीशन उस यूनियन के ऊपर इम्पोज कर सकती है, बट कंडीशन ये है कि प्रॉपर लीगल प्रोसीजर इज टू बी फॉलो। एडमिशन करते वक्त जो भी प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है प्रॉपर उसकी अमेंडमेंट की जाए, बाकायदा एक्ट जो लेजिस्लेशन है वो पास की जाए, उसके बाद ही ये प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो के बाद कोई भी स्टेट एडमिट हो सकती है। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। नई स्टेट की फॉर्मेशन के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है। किसी भी तरीके से वो नई स्टेट है वो फॉर्म कर सकती है, जैसे कि ये नीचे दिया गया है। जैसे कि
बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी भी नई स्टेट की फॉर्मेशन कर सकती है किसी स्टेट को पार्ट को सेपरेट करके। मान लो कोई बड़ी स्टेट है, उसको कोई लिंग्विस्ट बेस पे या किसी और बेस के ऊपर उसको थोड़ा सा सेपरेट करके नई स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। सेकंड है बाय यूनिटिंग टू और मोर स्टेट। अगर कोई स्टेट एक से या दो से ज़्यादा स्टेट है, उनको यूनिट करके एक नई स्टेट का निर्माण न्यू फॉर्म भी कर सकती है। उसके बाद यूनिटिंग पार्ट ऑफ स्टेट, कुछ स्टेट के पार्ट लेके कुछ आप फॉर एग्जांपल एक स्टेट के कुछ हिस्सा ले लिया, दूसरी स्टेट का कुछ हिस्सा ले लिया, तो उन सबको जो यूनिट्स हैं उनको पार्ट्स में लेके एक नई स्टेट की फॉर्मेशन भी कर सकती है। उसके अलावा यूनिटिंग एनी टेरिटरी टू बी ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो किसी भी टेरिटरी को किसी भी स्टेट का पार्ट वो डिक्लेयर कर सकती है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है। डायमेंशन द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया वो कम कर सकती है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, स्टेट की जो है बाउंड्री है वो अल्टर कर सकती है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का अगर नाम चेंज करना है तो इसके लिए भी पार्लियामेंट के पास पावर है। बट पार्लियामेंट के जो पास पावर हैं वो सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन है। जैसे अगर कोई नई फॉर्म को स्टेट करने के लिए स्टेट को फॉर्मेशन के लिए कुछ नया जो अगर कोई बिल आएगा तो वो बिल किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। उसको पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ, और प्रेसिडेंट है उससे पहले रेफर करने से पहले जो अफेक्टिंग स्टेट है जिसकी बाउंड्री चेंज होनी है, जिसका नाम चेंज है या कुछ भी जिसका वो इफेक्ट होगा उस स्टेट का, उस स्टेट के लेजिस्लेशन के ओपिनियन हैं, व्यूज हैं, वो उस अमेंडमेंट के ऊपर लिए जाएंगे प्रेसिडेंट की ये जो करने से पहले, प्रपोज बिल करने से पहले। और कितने टाइम में वो सजेशन या वो व्यूज आएंगे वो डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट कितना टाइम उनको अलाउ करता है। और ये बिल्कुल क्लियर है कि जो ओपिनियन आएंगे लेजिस्लेचर के स्टेट के वो बाइंडिंग नहीं होंगे पार्लियामेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होंगे। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन इस आर्टिकल के साथ अटैच है, एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो स्टेट है, इट मीन्स हम देखते हैं भी जो पीछे स्टेट की आर्टिकल आर्टिकल 3 में ये जो स्टेट दी गई हैं इसमें से अगर किसी ये सारी की डेफिनेशन में यूनियन टेरिटरी जो स्टेट है वर्ड यूज किया गया, इसमें यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में ये आते हैं। बट फॉर द पर्पज ऑफ, इस पर्पज के लिए जिसमें बोला गया है कि प्रेसिडेंट पहले स्टेट लेजिस्लेचर की रिकमेंडेशन या व्यू लेगा, उस पर्पज के लिए यूनियन टेरिटरी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। अब ये केस लिखते थे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलबीर, AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट हुआ था। इसमें हेल्ड किया गया कि आफ्टर एडजस्टमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरी, स्टेट की जो रीएडजस्टमेंट है या रीऑर्गेनाइजेशन के बाद है, जो एग्जिस्टिंग लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जो फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट को पार्ट किया गया है, अलग किया गया है, तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट थी उस स्टेट के जो लॉ थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर थे, वो कंटिन्यू रहेंगे अनटिल अनलेस वो नई स्टेट उसको मॉडिफाई नहीं करती, चेंज नहीं करती, रेपुडेट नहीं करती। अगर वो रेपुडेट करती है तो वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है, मगर अगर वो रेपुडेट नहीं करती तो वही जो लॉ है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हैं, वही उस स्टेट के ऊपर, नई स्टेट के ऊपर बाइंडिंग हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। लॉ made under Article 2 and 3 to provide the amendment of the first and fourth schedule and supplement incidental and consequential matters। अब पार्ट 1 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है, वो सेल्फ कंटेन मैकेनिज्म है। सेल्फ कंटेन मैकेनिज्म किसके लिए है? चेंजिंग द फॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जैसे हमने आर्टिकल 3 में देखा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, भी किसी की स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकती है, किसी का नाम चेंज कर सकती है, किसी स्टेट का पार्ट दूसरी स्टेट में मिक्स कर सकती है। तो ये जो सेल्फ कंटेन मैकेनिज्म है, इट मीन्स इसमें जो स्टेट के जो पार्लियामेंट के पास है वो पावर भी डिस्क्राइब है, उसको लॉ बनाने की पावर भी उसी को सेक्शन 4 में, आर्टिकल 4 में उस
जो चेंजेस हैं उसको लेके, फॉर्मेशन को लेके जो लॉ बनाने की पावर है वो भी पार्लियामेंट को दी गई है। आर्टिकल 4 है, एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ रेफर्ड इन दिस आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 1 से लेके 3 तक जो चेंजेस करने हैं उसकी जो पावर है वो आर्टिकल 4 में पार्लियामेंट के पास है। The law referred to in Article 2 and 3 may therefore alter or amend the first schedule to the Constitution which set out the name of the state and description of the territory। आर्टिकल जो 1 एंड 2 है उसमें जो चेंजेस हो सकते हैं वो फर्स्ट शेड्यूल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें स्टेट्स के नाम है और यूनियन टेरिटरी की डिस्क्रिप्शन है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। और फर्दर जो 4th शेड्यूल है उसमें जो लेजिस्लेशन की जो सीट हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की जो सीट्स हैं, कितनी सीट किस लेजिस्लेचर के पास इलेक्शन के लिए हैं, तो वो जो स्टेट है उसमें वो सीट में भी चेंजेस है जो 4th शेड्यूल में कर सकती है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। बट आर्टिकल जो 4 क्लास कहती है कि इस शेड्यूल में जो भी अमेंडमेंट होगी, इस आर्टिकल में जो भी 1st या 4th शेड्यूल में जो अमेंडमेंट होगी या उसके बाद जो सप्लीमेंट्री या इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंटल प्रोविजन है जो इस स्टेट की चेंजेस को अफेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं, वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं मानी जाएंगी। इट मीन्स अगर कोई स्टेट इन आर्टिकल्स 1 से लेकर 3 तक कोई किसी भी आर्टिकल में चेंजेस करती है, स्टेट के स्टेटस में कोई चेंजेस करती है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि वह कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हैं। हम इसमें एक इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं, मंगल सिंह एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था 17 नवंबर 1966 को, जो रिपोर्ट हुआ था AIR 67 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 944 पे। इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 4 है उसके बाद जो उसने आर्टिकल 170 क्लॉज 1 के अंतर्गत स्टेट लेजिस्लेशन की असेंबली की जो मेंबरशिप है वो रिडक्शन की है, वो वायलेट करती है आर्टिकल 170 क्लॉज 1 को। तो कोर्ट ने इसमें पर्टिकुलरली हेल्ड किया था, ये केस अराउज हुआ था पंजाब जब रीऑर्गेनाइज हुआ था तो उसमें स्टेट ऑफ हरियाणा अलग किया हुआ था, तब ये जाके ये क्वेश्चन इस केस में अराउज हुआ था। तो कोर्ट ने इसमें स्पेसिफिकली हेल्ड कर दिया था कि पावर टू रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन below the minimum prescribed by 171 is implicit in the authority to make law under Article 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास इसको लेके रिड्यूस करने की अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। सच अ प्रोविजन इज अनडाउटेबली अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोविजन कह सकते हैं हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, बट जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस प्रोविजन है जो आर्टिकल 4 क्लॉज 2 में दी गई है कि जो भी जो लॉ 1st शेड्यूल में जो अमेंडमेंट की जाएगी, 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट की जाएगी, उस चेंजेस को अफेक्ट करने के लिए सप्लीमेंट्री, इंसिडेंट या कॉन्सिक्वेंशियल जो प्रोविजन है वो डाली जाएंगी, वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है वो उसे नहीं माना जाएगा। इट मीन्स पार्लियामेंट के पास पावर तो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, बट वो अगर आर्टिकल 1 to लेके 3 तक किसी स्टेट के फॉर्मेशन में चेंज करता है तो वो आर्टिकल की जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368 नहीं मानी जाएगी। तो अब कंक्लूजन ये है इसका कि पार्ट 1 है जो आर्टिकल 1 to 4 है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेल्फ कंटेन्ड आर्टिकल है जो एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट एनी स्टेट, किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकता है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकता है, मेक अप्रोप्रिएट लॉ उनके ऊपर बना सकता है और 1st शेड्यूल एंड 4th शेड्यूल में उसके चेंज कर सकता है। और ये सारे चेंजेस हैं, ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो आर्टिकल 368 में स्पेशल अमेंडमेंट हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसको नहीं मानेगा, ये आर्टिकल उसकी अमेंडमेंट अंडर 368 अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सारे थे जो हमारा जो यूनियन टेरिटरी एंड इट्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के ऊपर जो टॉपिक था। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियो के नोटिफिकेशन के बेल के आइकॉन को प्रेस जरूर करें। थैंक